नमस्कार। कार्यक्रम कृषि जगत में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हम सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक बागवानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हर तरह की बागवानी की फसल यहाँ होती है, चाहे वो सेब की बात करें, गुठलीदार पौधों की बात करें, नाशपाती की, कीवी, किसी भी तरह की जो बागवानी फल है, तो फलों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हिमाचल में होता है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों की आजीविका इन फसलों पे ही निर्भर है। लेकिन दर्शकों, बहुत बार ये होता है कि वो जो फसल है वो उस भूमि में पर्याप्त नमी ना होने के कारण, सिंचाई की उपलब्ध ना होने के कारण बहुत प्रभावित होती है। परिणाम ये होता है कि हमें यथोचित दाम नहीं मिल पाते हैं, फसल अच्छी नहीं हो पाती है, बाजार में अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। इसलिए दर्शकों, फल उत्पादन में या बागवानी में बहुत महत्वपूर्ण है सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं। उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यानी जिसे माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स भी कहा जाता है। इनका बहुत महत्व है। क्या महत्व है, कैसे इनका लाभ हम ले सकते हैं, उनकी उपयोगिता क्या है, और अपनी आजीविका में, अपनी फसल बागवानी में कैसे हम इन स्कीमों का लाभ ले सकते हैं, यही आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने एक्सपर्ट के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। और इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपसे हमारे एक्सपर्ट का तारुफ करा दूं। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर घनश्याम अग्रवाल। डॉक्टर घनश्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धन्यवाद। घनश्याम इस सुविधा के एक्सपर्ट हैं ही हैं, और साथ ही साथ वर्तमान में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर सहआचार्य कार्यरत हैं और सेवाएं दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका शोध कार्य, उनका अध्ययन, अध्यापन इसी फील्ड में है, इसी जो जिस पे हम चर्चा करने वाले इसी पे है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास और जानकारी हासिल करते हैं लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में। डॉक्टर घनश्याम, मेरा पहला सवाल ये जो सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की बात होती है, पहले तो ये बताएं हमारे दर्शकों की ये वास्तव में है क्या, और इनकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि भाई जो पैदावार पे जल की कमी की वजह से काफ़ी एडवर्स और नेगेटिव इफेक्ट आता है, तो सूक्ष्म सिंचाई में हम क्या करते हैं कि एक हमारा परंपरागत सिंचाई होती है जिसमें कि पानी हम बतौर उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी का खपत होती है। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई में हम जिस स्थान पे जितना पानी पौधे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम उतना ही पानी उसमें देते हैं, जी और जड़ के आसपास के क्षेत्रों में ही वो पानी देते हैं। उसमें केवल पूरी आपको जमीन को गीला करने की जरूरत नहीं होती, जबकि जी परंपरागत जो सिंचाई का हमारा साधन था उसमें हमें पूरे खेत को गीला करना होता था, जी बिल्कुल। जिससे कि हमें जैसे मान लीजिए 1000 लीटर पानी अगर लग रहा है जी तो सूक्ष्म सिंचाई में आपका 300 से 400 लीटर पानी वहां पे लगता है। जी 60 से 70%, मतलब 60 से 70% तक आपकी पानी की उसमें बचत होती है सूक्ष्म सिंचाई में। जी और जैसा कि आपने पूछा कि इसकी उपयोगिता क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे भारत एक हमारा कृषि प्रधान देश है, जी और 15% जो भाग है अभी भी जीडीपी में इसका जो एग्रीकल्चर से, कृषि से आता है अभी भी। जी और सबसे ज़्यादा जो पानी का जो अगर खपत होती है तो वो एक एग्रीकल्चर ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ 80% जो है पानी की मात्रा अभी भी खपत होती है। जी तो अगर हमें कहीं सेविंग की बात आती है, अगर कहीं बचत करनी होती है, तो हम डोमेस्टिक में या सर्विस सेक्टर में उधर हम इतना पानी जितना नहीं बचा सकते जितना हमारे पास स्कोप भी एग्रीकल्चर सेक्टर में है। जी बिल्कुल। और एक अगर आप अध्ययन और जो आंकड़ों स्टडी के है। हिसाब से अगर जी जानना चाहें तो 18% जो है जनसंख्या भारत में रहती है, पूरे जी विश्व के कंपैरिजन में आप जी करें। बिल्कुल। तो अगर 18% जनसंख्या को अगर हमें मान लीजिए फीड करना है और उसके लिए अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करना है, तो अगर हमारे पास 18% ही भूभाग है और 18% ही अगर विश्व के कंपैरिजन में हमारे पास पानी है। पानी है, तब जी तो हमारे जो जो ये नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कह रहे हैं, जल जी और बिल्कुल। भूमि, इसकी जी कोई हमें दिक्कत नहीं है और हमारे जी ये स्ट्रेस में नहीं है। जी लेकिन इसकी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ही अलग है। जी हमारे पास केवल 4% जल है और 2% ही जो हमारे पास भूभाग है। तो जी अब आप ये इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 18% पॉपुलेशन को, जनसंख्या को आपको खिलाने पिलाने के लिए, उसका भरण पोषण करने के लिए केवल और केवल इस 4% जल से और 2.3% जो भूभाग अवेलेबल है उसी में अब आपको यह सब करना है। तो इसी से आपको आइडिया लग रहा है कि हमारा जो देश है और हम कितने, मतलब इन नेचुरल रिसोर्सेज का हमें कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज करना चाहिए। जी डॉक्टर घनश्याम, आपने इम्पोर्टेंस बड़े सटीक तरीके से समझाई। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्ता है। वो इसलिए भी क्योंकि सिंचाई की आवश्यकता तो है, लेकिन जो परंपरागत तरीका है जिसमें वेस्टेज ऑफ वाटर, इतने रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं है, पानी की कमी है। लेकिन जो जो ये सूक्ष्म सिंचाई योजना है, इसमें जो है उतनी ही जितनी रिक्वायरमेंट है पौधे के लिए,
उतना ही प्रबंधन किया जाता है, उतनी ही जो है मात्रा इस पानी की जो है उसमें इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। उससे पानी जो है अनावश्यक वेस्टेज भी नहीं होती, और दूसरा जो है जितनी हमारी पैदावार और फल उसके लिए, पौधे के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता की पूर्ति भी हो जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, ये तो हो गए, ये तो तय हो गया, आपने कर दिया क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि ये जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है कितने प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की होती हैं, या फिर उसके अवयव क्या क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? हाँ, तो इसमें हम बेसिकली जो सूक्ष्म सिंचाई को दो भागों में बांटते हैं। एक हम कहते हैं स्प्रिंकलर जो फव्वारा सिंचाई है, दूसरी हमारी ड्रिप इरिगेशन जो टपक सिंचाई जो ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। तो अब जो अगर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करें, और जैसे बेसिकली मैं हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी से हूँ, जो उद्यानिकी की फसलों की बात करें तो उसमें फल और जैसे फूल वगैरह हैं, अगर इस पर स्प्रिंकलर से प्रेशर के साथ अगर पानी आएगा तो उसकी जो क्वालिटी है वो प्रोडक्ट की वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए हम इसमें ड्रिप के लिए ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि, और ड्रिप में पानी की जो ज़रूरत है वो भी कम होती है बजाय स्प्रिंकलर के। स्प्रिंकलर में फिर भी आपको ऑलमोस्ट पूरी ज़मीन ही गीली होती है स्प्रिंकलर में भी, क्योंकि जो दो पौधे हैं उसके बीच की जगह भी गीली करनी पड़ती है। लेकिन ड्रिप में आपको केवल जड़ के पास में पानी देना होता है। तो मेनली हम इसको फव्वारा सिंचाई और ड्रिप सिंचाई दो में करते हैं। और ड्रिप सिंचाई भी एक हम उप सतही सब सरफेस जिसको बोलते हैं, और एक सरफेस सतही पर हम हमारे भारत में जनरली हम सतह पे हम, और इसके जो आप अवयव की बात कर रहे हैं तो अवयव हमारा ये होगा, इसमें मुख्य लाइन होती है एक, फिर उप लाइन होती है जैसे मेन लाइन बोलते हैं, सब मेन लाइन बोलते हैं, और फिर एक लेटरल लाइन होती है। तो इसमें केवल डायमीटर का अलग होता है, जैसे एचडीपी जो हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन की जो है उसकी बनी होती है मेन लाइन और सब मेन लाइन। लेटरल लाइन जो है वो आपकी एलडीपी की लो डेंसिटी पॉलीथिलीन की बनी होती है। तो उसमें केवल डायमीटर डिफरेंट होते हैं, जैसे मान लीजिए 50 मिलीमीटर है, 60-70 मिलीमीटर का जो है वो आपकी मेन लाइन होगी। फिर उस मेन लाइन से आपको दो सब मेन निकल जाएंगी, तो वहां पे आपका 35-45 मिलीमीटर डायमीटर होगा। फिर वहां से जो है पौधे के लिए लेटरल्स आपकी निकलती हैं, तो लेटरल्स का जो डायमीटर है वो 12 मिलीमीटर होगा, 16 मिलीमीटर होगा, इस तरह का जनरली 12 और 16 हम यहाँ पे यूज करते हैं। और उनके साथ जो मेन जहां से पानी पौधे के पास गिरता है उसको हम एमीटर या ड्रिपर बोलते हैं, वो मेन कंपोनेंट है। वो एक्चुअली लीटर पर आवर के हिसाब से कि 1 घंटे में कितना जो है आपका पौधा डिस्चार्ज देगा। तो दो एलपीएच के, 4 एलपीएच के, 6 एलपीएच के, 8 के और 10 एलपीएच के, इस तरह के वो मार्केट में अवेलेबल है। जनरली हम 2 एलपीएच के लीटर पर आवर और 4 एलपीएच के जो है ड्रिपर्स यूज करते हैं। इसके साथ हमारे पास मोटर होती है जैसे पंपिंग करने के लिए। फिर इसमें जैसे पानी मान लीजिए उसकी क्वालिटी को देखते हुए हम इसमें फिल्टर्स वगैरह यूज करते हैं। हाइड्रोसाइक्लोन होता है, इसमें डिस्क फिल्टर होता है, स्क्रीन फिल्टर होता है। वो होता है इसकी इम्प्योरिटीज की एल्गी है तो आप मान लीजिए डिस्क फिल्टर लगा लीजिए। अगर मान लीजिए आपकी हाई डेंसिटी या जैसे सैंड वगैरह है तो फिर आपको हाइड्रोसाइक्लोन, तो वो डिफरेंट टाइप के। हालांकि सारे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 2 फिल्टर से जनरली काम हो जाता है, पर वो वहाँ की वाटर क्वालिटी के कि पानी कैसा है उसके हिसाब से हमें ये डिसाइड करना पड़ता है। तो पानी की जो क्वालिटी है उसके ऊपर आप निर्भर करता है, और बहुत सारे फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए उस पर भी हम आएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन आपने कहा कि मुख्य तौर पर 2 प्रकार की जो है वो ये स्कीम है, जिसमें एक आपने कहा जो ड्रिप इरिगेशन और दूसरा आपने स्प्रिंकल। लेकिन हमारे यहाँ जो है उपयोगिता, इम्पोर्टेंस और जो प्रैक्टिकल है वो ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन है। चलिए डॉक्टर साहब ड्रिप इरिगेशन पे आते हैं, क्योंकि हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में हमारे यहाँ जो फसलें होती है उसमें आप रिकमेंड ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन करते हैं। इसके लाभ क्या क्या है वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि लोग जो है इस तरफ जो है उनका रुझान हो। हाँ, इससे सबसे पहला लाभ तो हम यही कहेंगे कि जैसे जो हमारा ट्रेडिशनल जो परंपरागत जो सिंचाई होती थी उसमें जो पानी हम जो एक्स्ट्रा दे रहे थे, तो उसके साथ पानी जो एक्स्ट्रा जो हमारा रन ऑफ के रूप में जो सतह के ऊपर बह के जो बाहर जा रहा था वो अपने साथ ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी थी वो भी साथ में बाहर जाता था। अच्छा। तो सबसे पहला तो इसमें यही है कि जब इसमें अपवाह रन ऑफ होगा ही नहीं तो आपकी मिट्टी जो उपजाऊ मिट्टी है वो खेत में बनी रहेगी, तो आपकी वो उपजाऊ मिट्टी है वो खेत से बाहर नहीं जाएगी, तो उससे आपकी जो उत्पादकता है उस पर कोई एडवर्स मतलब असर नहीं आएगा। दूसरा इसमें ये है जैसे मान लीजिए वीड्स वगैरह की और वो प्रॉब्लम्स भी कम आती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा जो है पानी अवेलेबल नहीं होता, इसके लिए वीड्स वगैरह भी नहीं आते हैं। और कंट्रोल्ड वे में आपको जितना होता क्या है इसका मैं आपको एक मैकेनिज्म बताता हूँ कि जो हमारा परंपरागत सिंचाई होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो सतह पे बहता है, तो वो एक उस भूमि के बाहर भी उसको निकलना होता है। एक उसमें कुछ जो एक्स्ट्रा पानी जो धरती के नीचे चला जाता है। जनरली जो भी क्रॉप प्रोडक्शन में और जो फल उत्पादन में जो पानी काम आता है वो उसकी जो जड़ होती है उसमें जितना पानी है उतना ही
केवल वो काम में लेता है। बिल्कुल। अब जड़ के अलावा आप पानी भले ही अब सतह के ऊपर दे तो रहे उसका कोई हैं फायदा या नहीं। सतह के नीचे दे रहे हैं तो वो पूरा वेस्टेज है। जी। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें यही है कि जो परंपरागत जो हमारा सिंचाई का साधन है उसमें सतह के ऊपर भी पानी बहता है और सतह के नीचे जड़ के नीचे भी पानी जाता है, जो कभी भी जो है पौधे के उत्पादन के काम में नहीं आता है। लेकिन हमारा जो ये ड्रिप इरिगेशन है इसमें हम उतना ही पानी देते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि केवल वो जड़ के अंदर ही वो रहता है और वो सारा का सारा पानी जो है वो पौधे के उत्पादन में काम आता है। अगर आपके वीड्स वगैरह कम हो रहे हैं तो लेबर की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। परंपरागत सोर्सों में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए आपको लेबर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। यहाँ पे केवल आपको बटन आपको ऑन करना है, केवल बटन ऑफ करना है, उस टाइम में जो है दूसरे काम भी कर सकता है, तो लेबर की रिक्वायरमेंट कम भी है। फिर इसमें कई सारे दूसरे फायदे ही हैं, जैसे मान लो आपकी लैंड टोपोग्राफी अगर लेवल नहीं है, तो अगर लेवल नहीं भी है तो परंपरागत में आपको पहले लेवलिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। इसमें क्या, अगर आपकी लेवल नहीं भी है तो इसमें पीसी प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर्स होते हैं। अगर ऊपर नीचे भी है तो वो प्रेशर कंपनसेटिंग ड्रिपर्स वो होते हैं जैसे 2 LPH के हैं। अगर वो 2 LPH के हैं तो भले ही अगर ऊपर नीचे भी है थोड़ी सी तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेते हैं और 1 घंटे में 2 लीटर पानी ही वहां से निकलेगा, तो इसलिए वहां लेवलिंग की आपको जरूरत नहीं है। अगर वाटर क्वालिटी में हल्का सा आपका थोड़ा सा सेलाइन पानी भी है तब भी आप इसमें आराम से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के इसमें कई सारे डिजीज वगैरह भी काफी कम आती है जी। तो इसके काफी सारे फायदे हैं। बहुत सारे फायदे और जी। फिर सबसे बड़ा एक फायदा इसमें यह भी है कि परंपरागत सोर्स में किसी जगह पे पानी कम जा रहा है, किसी जगह ज्यादा जा रहा है, तो जो आपका फल उत्पादन या जो आपका प्रोडक्ट होता है वो अनइवन होता है। कहीं पे आपका बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कैटेगरी ए होगा, बी होगा, ग्रेड। लेकिन अगर आप ड्रिप में देखेंगे तो हर जगह जब समान पानी जा रहा है तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिफॉर्म होता है, उसका मार्केट में आपको जो रेट है वो भी अच्छा मिलता है और फर्स्ट क्वालिटी का मतलब आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो आपकी केवल क्वांटिटी ही ड्रिप इरिगेशन में नहीं बढ़ती है, बल्कि आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपका जो रेट मिलता है मार्केट में वो भी ज़्यादा मिलता है। जी। तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फायदे हैं, गुणवत्ता की आपने बात की, उत्पादन की आपने बात की, आपने कहा कि जितनी रिक्वायरमेंट है जड़ों में उतनी ज़रूरत है। आपने कहा कि भूमि अगर समतल नहीं भी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है हमारे हिमाचल में, तो यहाँ तो भूमि जो है उबड़ खाबड़ नीचे ऊपर हो सकती है और होती है, तो उसकी भी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। और आपने कहा लेबर कॉस्ट भी कम, तो बहुत सारे फ़ायदे आपने गिनाए और संभवतः इन फ़ायदों को देखते हुए इरिगेशन का ये कंसेप्ट जो है सूक्ष्म सिंचाई योजना हमारे बागवानों को अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए या फिर कितना अनुदान मिलता है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि कोई ड्रॉबैक भी है इस स्कीम का कोई? हाँ, इस स्कीम का ड्रॉबैक हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा, एक तो जो शुरू में इसमें कैपिटल कॉस्ट होती है कि अगर आपको इंस्टॉल कराना है तो थोड़ा सा वन टाइम जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उससे फार्मर थोड़े डरते हैं जी। कि जैसे परंपरागत सोर्स में जो चला हुआ है उसमें पानी जितना आ रहा है वो अपने दे रहे हैं, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा बर्डन नहीं आती है फाइनेंशियली। लेकिन इसको अगर आपको शुरू में लगाना है तो जैसे मैंने बताया आपको फिल्टर्स की रिक्वायरमेंट है, मोटर की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स, आपको पाइप्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, मेन लाइन है, सब मेन लाइन है, ड्रिप लाइन है, तो इस तरह के, तो उसमें आपकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक तो इसमें थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं। दूसरा इसमें ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्किल्ड, आपको थोड़ा सा नॉलेज भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर कोई भी मान लो इसको थोड़ा सा आपको करने के लिए। फिर इसमें थोड़ी क्लॉगिंग वगैरह की समस्या आती है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इसका फिल्ट्रेशन वगैरह का सिस्टम होता है। भाई हर सप्ताह में आपको कौन कौन से कंपोनेंट साफ करने होते हैं, महीने से आपको क्या क्या चीज़ करनी होती है, तो वो थोड़ा सा आपको मतलब इसको शेड्यूल भी आपको थोड़ा फॉलो करना होता है। जी। तो जो डॉक्टर साहब आपने कहा कि जो ड्रॉबैक है, या मैं तो ये कहूँगा कि सावधानियां बरतने की ज़रूरत है, कुछ एक ड्रॉबैक कोई ज़्यादा नहीं है। आपने कहा कि इनिशियली थोड़ी सी लागत और कॉस्ट, वो हम अभी बात करने वाले हैं कि अनुदान वगैरह जो है वो कितना मिलता है, तो ये तो कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। और लेकिन थोड़ी सी सावधानी की आपने ज़रूर बात कही। आपने कहा कि थोड़ा सा एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, लेकिन वो भी मैं आज इस कार्यक्रम के आपके माध्यम से ज़रूर जानूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि एक्सपर्टीज़ कैसे हो, या आप विश्वविद्यालय की तरफ से किस तरह से उनको प्रोत्साहित करते हैं या ट्रेन करते हैं। लेकिन उससे पहले बात हो रही थी लागत की, जब आपने कहा कि इनिशियली लागत लगती है, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए या ये स्कीम जो है अपनाने के लिए कितनी की लागत लगती है और फिर अनुदान कितना मिलेगा विभाग की तरफ से, उद्यान विभाग है चाहे कृषि विभाग हो? हाँ, देखिए इसमें क्या है, अगर लागत की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात इसमें है स्पेसिंग। जैसे प्लांट टू प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी कितनी है और लाइन से लाइन की दूरी कितनी है,
रो टू वो और प्लांट टू प्लांट, वो स्पेसिंग क्रॉप वाइज डिफरेंट होती है। कई बार 2 मीटर बाई 2 मीटर, 1 मीटर बाई 1 मीटर, और जो वेजिटेबल्स होती है उसमें रो क्रॉप्स भी होती है। तो जनरली अगर हम स्टैंडर्ड एक लेके चलें एक मोटे तौर पे कि 2 मीटर बाई 2 मीटर अगर 1 हेक्टेयर में लगानी है, तो आप एक बार को कह सकते हैं 1 लाख रुपए के आसपास आपको इनिशियली कॉस्ट की जरूरत है 1 हेक्टेयर के लिए। अगर 2 मीटर बाई 2 मीटर, अगर 4 मीटर बाई 4 मीटर, 6 मीटर बाई 6 मीटर जैसे जैसे बढ़ाएंगे कॉस्ट कम होगी, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एमीटर्स उतने ही आपके कम हो जाएंगे। और अगर आप स्पेसिंग कम करेंगे जैसे 0.6 मीटर इंटू 0.3 मीटर, तो तब आपकी लागत और भी थोड़ी कम कॉस्ट हो बढ़ेगी। अच्छा, बढ़ेगी बिल्कुल। तो हाँ, अगर आप स्पेसिंग कम करेंगे, क्योंकि आपको नंबर ऑफ एमीटर्स जो है ड्रिपर्स हैं वो ज्यादा चाहिए उस केस में, और अगर स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो एमीटर्स आपको कम चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मेन आपको जो असेंबली है, जैसे फिल्ट्रेशन यूनिट आपकी, मोटर है, मेन लाइन है, सब मेन लाइन है, पाइपलाइन, वो तो आप ये मान के चलिए 50-60 हज़ार जो इनिशियल ये होगा, फिर 40-50 हज़ार बाकी पाइप्स का। तो अगर आपकी स्पेसिंग कम बेसी भी होगी तो वो जो बाकी वाला पैसा है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपका आएगा। तो मोटे तौर पे अब आप ये मान के चलिए अगर 2 मीटर बाई 2 मीटर की एक स्पेसिंग अगर हम लेके चलते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो 1 लाख रुपए पर 1 हेक्टेयर के लिए उसको लगाना पड़ेगा। 1 लाख जो है 1 हेक्टेयर के लिए कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर साहब बताएं कि फिर विभाग की तरफ से क्या अनुदान अब मिलेगा? विभाग की तरफ से ऐसे है कि जो हमारे पास जो हिमालयन स्टेट्स में हमारा हिमाचल प्रदेश आता है, तो जैसे एक सेंट्रली जो स्कीम चली हुई स्कीम है, बिल्कुल। हाँ, उसमें हम अगर ये देखें तो उसमें 55% का अनुदान जो है केंद्र और राज्य सरकारें देंगी। उसमें 90% जो है केंद्र सरकार देगी और 10% जो है राज्य सरकार देगी, क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसमें 90 और 10% का है। तो अब आप ये मान के चलिए 1 लाख रुपए में अगर 55% के हिसाब से 55,000 रुपए अगर आपको अनुदान ये मिलेगा, तो उसका 90% मतलब 49,500 रुपए जो है केंद्र सरकार देगी और 5,500 रुपए आपको राज्य सरकार देगी। तो 55,000 रुपए आपको सरकारी अनुदान मिल जाएगा। उसके बाद 45,000 रुपए जो है वो फार्मर को अपने से, किसान को अपने से लगाना तो पड़ेगा। कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब आपने कहा कि 55% अनुदान जो है वो विभाग की तरफ से मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है चाहे स्टेट की तरफ से, लेकिन ये मिलेगा 55%। आपको, किसान को, बागवान को केवल मात्र 45% जो है वो वहन करना है अपना खर्च। आपने उदाहरण के तौर पर बताया था कि 1 हेक्टेयर में 1 लाख रुपए का के आसपास का जो है आपका बजट आएगा, व्यय होगा, तो उसमें 55,000 रुपये आपको अनुदान मिल जाएगा। आपने केवल मात्र जो है 45,000 रुपये खर्चा अपने इससे करना है। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे दर्शकों के लिए आपने दी, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि स्कीम का लाभ तो लेना चाहते हैं, और जैसे आपने बताया ये स्कीम भी बहुत कारगर है और हमारे बागवानों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, मुझे तो लगता है संजीवनी की तरह है। लेकिन फिर लागत से जो है किसान बागवान जरूर डरते हैं, तो लागत में ज़रा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा कि 55% अनुदान जो है विभाग की तरफ से मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। ये तो होगी डॉक्टर साहब पूरी स्कीम की जानकारी, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, क्या क्या करना है, और फिर कहाँ से सहायता ली जा सकती है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन आज के दौर में डॉक्टर साहब जो नई टेक्निक्स हैं, क्योंकि आप तो विश्वविद्यालय में काम करते हैं और आप रिसर्च, इसी फील्ड में आपका रिसर्च वर्क है, हमारे दर्शकों के लिए जानकारी के तौर पे बताएं कि ये नई तकनीक कौन कौन सी जो है इन दिनों आप इस फील्ड में? हाँ, एक तो जो मैं लागत में भी आपको एक और ऐड ये करना चाह रहा था कि जैसे अगर फार्मर ये ड्रिप इरिगेशन लगाता भी है, तो मैं कह रहा हूँ कई बार तो फसल इस तरह की होती है 1 और 2 साल में उसको पूरी मतलब कॉस्ट भी जो वो वसूल कर लेता है, वसूल हो जाती है। इतना भी अगर इसका बेनिफिट कॉस्ट वैसे अगर परंपरागत के हिसाब से हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा है इसमें, कि 1 और 2 साल में वो पूरी उसकी जो है रिकवर हो जाता है। ये भी महत्वपूर्ण, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात जो आप नई टेक्निक्स की बात कर रहे हैं, तो जैसा आपने देखा कि एग्रीकल्चर और कृषि के प्रति जो है आज का युवा वर्ग है वो छोड़ के बाहर जाना चाहता है, शहर की तरफ प्लान, इसलिए मेरा प्रश्न था। और इवन शादी वगैरह में भी उनको लगता है कि नहीं दिक्कतें आती है, और कोई भी आदमी ऐसा प्रीफर नहीं करता है। तो इसको लिए जैसे पहले मान लीजिए जो प्लोइंग का ऑपरेशन आदमी एनिमल से करता था, बेल से करता था, तो वो उसके बाद ट्रैक्टर आया, फिर लैंड लेवलर आया, जैसे मैकेनाइजेशन हुआ, तो उसी मैकेनाइजेशन की कड़ी में अब जैसे इरिगेशन का भी है, जैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह सारा, इसमें केवल आपको बटन दबाना है, बटन बंद करना है। और उसके बाद भी जो नई टेक्निक्स जो अभी आ रही हैं, उसमें जैसे हाइड्रोपोनिक आपने नाम सुना होगा, एरोपोनिक आ रही है, वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम्स आ रहे हैं। इवन जैसे जगह अगर अवेलेबल नहीं है तो लोग अपनी छतों के ऊपर भी ये सिस्टम्स लगा के, और वहां भी मतलब जैसे किचन गार्डनिंग जो करते थे, तो सॉइललेस मीडिया की जिसमें सॉइल की भी जरूरत नहीं है, आप छत के ऊपर भी जो है वो जैसे वर्टिकल फार्मिंग के, हाइड्रोपोनिक के और ये सिस्टम्स लगा के और वहां भी कर सकते हैं। तो ये अब नई टेक्निक्स आ रही है जिसमें कि केवल अगर आप इरिगेशन की बात करते हैं तो केवल आप मोबाइल से बटन दबाएंगे और आपके खेत में मतलब पानी चालू हो जाएगा। तो इस तरह की टेक्निक्स अभी चली हुई हैं और केंद्र और राज्य सरकारें इस पर ज्यादा ध्यान भी दे रही है। जी, तो डॉक्टर साहब आपने सही कहा। मेरा पूछने का संदर्भ यही था, क्योंकि जो नौजवान वर्ग है, नए पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं,
नौकरी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन बागवानी भी करना चाहते हैं क्योंकि बागवानी क्षेत्र है हमारा प्रदेश। तो जैसे आपने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी जब ट्रैक्टर्स वगैरह आने शुरू हुए, पहले तो बैलों से खेती होती थी, जब ट्रैक्टर्स वगैरह और मशीनें आनी शुरू हुई उसके बाद लोगों का रुझान होना शुरू हो गया। उसी तरह से जैसे आपने कहा कि इस फील्ड में भी अब बहुत सारी नवीनतम तकनीकों से ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती है, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको लेबर वर्क की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कैसे ऑपरेट करना है। आपने कहा कि बटन दबाया और आपका आपका प्रोसेस जो है शुरू हो गया और आपकी तकनीक के सहारे जो है आपको इस इरिगेशन स्कीम का लाभ होगा। चलिए डॉक्टर साहब, अब आपके विश्वविद्यालय की बात करें। प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, हालांकि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर भी है, लेकिन उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन आपके विश्वविद्यालय की तरफ से, क्योंकि आपके जो वैज्ञानिक हैं निरंतर बागवानों के हित में, किसानों के हित में नए नए शोध कर रहे हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं। आप इस क्षेत्र में बागवानों और किसानों को कैसे लाभान्वित करते हैं या उनको कैसे प्रोत्साहित करते हैं? हाँ सर, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक MIDH जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। तो उसके अंदर में एक PFDC सेंटर्स बने थे। PFDC बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर, कि सुनियोजित कृषि आधारित जो सेंटर्स हैं। तो ऑल ओवर इंडिया 21 सेंटर हैं, ये मैं आपको बताऊं 21 सेंटर हैं। अच्छा, 21 जिसमें ये सौभाग्य की बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी एक सेंटर है। कहाँ पे जी? और वो हमारे डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, आपके विश्वविद्यालय परिसर में। हाँ, मृदा विज्ञान एवं जल प्रबंधन विभाग, और उसका सौभाग्य से मतलब जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुख्य अन्वेषक वो मैं ही हूँ उसका। तो उसमें जैसे अब ये 21 सेंटर से, तो आप लगा सकते हैं कि कम से कम 50 लाख रुपए हर साल जो है हर सेंटर को सेंटर से उसमें जाते हैं। और एक NCPH, एक नेशनल कमिटी ऑन प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर बनी हुई है, तो उसके थ्रू ये पैसा आता है हर साल। और उसमें हमें डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग कि केवल फार्मर्स को यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, कि अगर वो देखेगा तो उसको भरोसा होगा। अगर हम यहाँ बैठ के कहते हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं आप बता रहे, पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, कि क्या एक मोबाइल से दबाने से क्या इरिगेशन स्टार्ट हो रही है या ऐसे सिस्टम्स। तो हमारे यूनिवर्सिटी में भी ऐसे सिस्टम्स, अब जैसे हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग और ये नई टेक्निक्स हमारे यहाँ भी आई हुई है, लगी हुई है। ऑटोमेशन सिस्टम भी आ गया है कि आपको फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में बैठ के भी अगर आप बटन दबाएंगे तो भी आपके फील्ड में इरिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी ये जो नई स्कीम जो मैं PFDCs के थ्रू चल रहा हूँ, तो उनका भी मोटो यही है ऑटोमेशन का, जिसको हम ऑटोमेशन कहते हैं, स्वचालन, कि इरिगेशन में मतलब सिंचाई में कैसे कैसे। तो ये हमारे हम यूनिवर्सिटी में बागवानों को, किसानों को, इनको 1 महीने का भी, 21 दिन का भी, 7 दिन का भी, 15 दिन का भी प्रशिक्षण भी देते हैं बिना किसी कॉस्ट के। उनको इवन TADA भी हम लोग देते हैं, उनका खाना रहना सब उसमें फ्री होता है, क्योंकि वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और उसमें हम उनको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं, उनकी जो अपनी समस्याएं होती है किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड, कोई डिजीज की है, एंटोमोलॉजी की है, या कोई मान लीजिए सॉइल से रिलेटेड है, जो भी कोई भी, तो उनके हम एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। और उनके हम टाइम टू टाइम ये सब शिविर भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आप ऑर्गेनाइज करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे आपने कहा कि सीइंग इज बिलीविंग, यानी प्रैक्टिकल करके आप दिखाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, किसी बागवान ने आपसे ये जो प्रोग्राम है आपका, जहाँ आप प्रशिक्षण देते हैं, उनको बताते हैं प्रैक्टिकली, वो उसका लाभ लेना हो तो कैसे आपके यहाँ आवेदन करें? हमारे यहाँ पे जैसे एक तो जो किसान कॉल सेंटर है, उससे भी हमारी यूनिवर्सिटी का है। अदरवाइज जैसे आप मेरा नंबर भी, जैसे मेरा 8219997292 जी, है ना, तो आप मुझसे भी आप बात कर सकते हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में भी किसान कॉल सेंटर भी बना हुआ है। और दूसरी बात, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं हमारे हैं, और जो पालमपुर यूनिवर्सिटी के हैं, या जो हमारे रिसर्च स्टेशन है नियरेस्ट, और उसके अलावा भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, आप किसी भी ऑफिस में जाके इनके बारे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप जानकारी ले सकते हैं। वहाँ कोई भी आपको मना नहीं करेगा। अगर वो उनके अपने उसमें नहीं भी होगा दायरे में, तो वो आपको सही जगह के लिए आपको गाइड कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि विश्वविद्यालय की तरफ से आप जो है ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, जो है निःशुल्क आप प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। इस विधा में खासकर जो लघु सूक्ष्म सिंचाई योजना है, इसके बारे में आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं, उनका हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पे विश्वविद्यालय में करते हैं, और उनको पूरा प्रैक्टिकली जो है उनको ज्ञान देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कोई और योजना का भी लाभ लेना हो इसी फील्ड में, तो प्रशिक्षण की बात हुई जो आपका विश्वविद्यालय करता है। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई योजना का अगर लाभ लेना है, केवल लाभ लेना है, जानकारी हासिल करनी, तो आपने कहा कि आपके विश्वविद्यालय से भी, उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन से भी, या आपने कहा कि कृषि विद्यालय पालमपुर से भी, या फिर किसी भी
उद्यान विभाग या कृषि विभाग के नज़दीक के किसी भी कार्यालय में संपर्क साध करके जो है ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर घनश्याम, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने साझा की हमारे दर्शकों से। आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन जो भी जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने आपको दी उससे जरूर अपनी बागवानी में शामिल करें। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। मुझे होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शुक्ला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।